हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है अमरीश कुमार और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कोल्ड वॉर के बारे में, जो कि आपका पोल साइंस का पहला चैप्टर है। ठीक है, सिलेबस के अनुसार ये जो चैप्टर है आपका, उसका जो नाम है शीत युद्ध का दौर और गुटनिरपेक्ष आंदोलन है। लेकिन अगर आप किताब में देखेंगे तो उसमें सिर्फ यही नाम मिलेगा आपको, शीत युद्ध का दौर। ठीक है, तो चैप्टर का नाम अलग है लेकिन चीज़ें वही हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला देखिए क्या है कि सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये कोल्ड वॉर होता है क्या। देखिए, कोल्ड वॉर मीन्स होता है कि व्हेन देयर इज अ सिचुएशन बिटवीन टू और मोर कंट्रीज दैट देयर विल बी अ वॉर गोइंग ऑन बट रियलिटी देयर इज़ नो वॉर। ठीक है, तो यहाँ पर एक साफ साफ सीधी बात ये है कि ऐसा लगता है कि जो दो कंट्री फिर दो से ज़्यादा कंट्रियाँ लगता है कि आपस में भिड़ने वाली हैं या फिर युद्ध होने वाला है। लेकिन इन रियलिटी क्या होता है कि देयर इज़ नो वॉर, यानी कि असली में कोई युद्ध नहीं होता है। लेकिन ऐसा लगता है कि अब युद्ध हो जाए। जैसे कि मान लीजिए, अगर आप दो लोगों को बात करते हुए देखते हैं और वो लोग, उनकी जो बात है वो बहस में तब्दील हो जाती है, तो हमें भी ऐसा लगता है कि वो क्या होता है उसमें कि अब युद्ध हो जाएगा, अब युद्ध हो जाएगा। लेकिन कभी कभी नहीं होता। तो ऐसी जो पॉसिबिलिटीज़ बनती है उसी को हम क्या बोलते हैं, कोल्ड वॉर बोलते हैं, यानी कि शीत युद्ध बोलते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है कि देर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी ऑफ वॉर, यानी कि हर मतलब पॉसिबिलिटी होती है कि वॉर हो जाएगा। ठीक है, और फियर होता है, टेंशन्स होता है, स्ट्रगल ऑफ वॉर होता है कंटिन्यूस, बट वॉर डजंट हैपन। ठीक है, यानी कि हर चीज़ होती है, मतलब पूरा आपको लगेगा कि एकदम युद्ध हो जाएगा, लेकिन रियल में क्या होता है, युद्ध नहीं होता है। और उस स्थिति को या फिर उस स्टेट को हम क्या कह सकते हैं, कोल्ड वॉर कह सकते हैं। ठीक है, अब ये नीचे लिखा है कि इट हैपेंड बिटवीन अमेरिका एंड द यूनियन, यानी कि सोवियत यूनियन की बात करी गई। यहाँ पे पूरा नहीं लिखा मैंने। तो यहाँ पर जो आपका कोल्ड वॉर उस समय हुआ था, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक कोल्ड वॉर देखने को मिला था हमें। तो वो हुआ था अमेरिका के बीच में और सोवियत संघ के बीच में, टिल द कोल्ड वॉर 1945 और 90 तक। यानी कि जो आपका कोल्ड वॉर था वो 1945 से लेकर के 1990 तक चला था। और उसके बाद द स्टडी ऑफ ग्लोबल इवेंट्स सिंस वर्ल्ड वॉर सेकेंड इज द सब्जेक्ट ऑफ इंक्लूसिव वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, तो कोल्ड वॉर आपका यही है। कोल्ड वॉर के कारण क्या है आपको हमने बता ही दिए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं द बिगिनिंग ऑफ कोल्ड वॉर। देखिए, जो कोल्ड वॉर है उसकी बिगिनिंग कैसे हुई थी, तो इसकी जो बिगिनिंग हुई थी वो हुई थी एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड की वजह से। अब आखिर ऐसा क्या हुआ था इसमें आगे हम पढ़ेंगे अभी धीरे धीरे। चलिए पहले ये समझते हैं टॉपिक वाइज कि एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। देखिए, एंड ऑफ द कोल्ड वॉर में क्या है आपका कि क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, यानी कि क्यूबा मिसाइल संकट जो है, इसका एक जैसे पीक स्टेज कहा जाता है कि इसके बाद से ही आपका जो कोल्ड वॉर था वो ख़त्म हो गया था। लेकिन अगर आप मेन रीज़न पे जाएंगे तो मेन रीज़न आपका जाता है इसमें डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। हमने स्टार्टिंग में ही बात करी थी कि जो कोल्ड वॉर था आपका वो अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच में था। लेकिन और बाद में क्या हुआ था, मतलब 1990 के आसपास में क्या हुआ था कि जो आपका सोवियत यूनियन था वो क्या हुआ था, कोलैप्स हो गया फिर या फिर डिसइंटीग्रेट हो गया था। और दिस इज़ द मेन रीज़न क्यूबा एंड ऑफ द कोल्ड वॉर। ओके, और दो मतलब कह सकते हैं, तो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस भी आप कह सकते हैं कि ये भी एक इसका रीज़न बताया जाता है, और दूसरा बता सकते हैं कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। लेकिन मेन रीज़न आप यही बताएंगे कि सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया था, जिसकी वजह से कोल्ड वॉर खत्म है। खुद ही सोचिए कि मान लीजिए दो बंदों के बीच में अगर युद्ध हो रहा है और एक बंदा अपने आप ही मर जाता है, तो अपने आप ही क्या होता है, युद्ध खत्म हो जाता है। तो सेम ये चीज़ हुई थी अभी कब, कोल्ड वॉर के समय में हुई थी, जब सोवियत यूनियन क्या हो गया था, आपका डिसइंटीग्रेट हो गया था। और इसके बाद से ही कहा जाता है कि आपका जो कोल्ड वॉर है वो ख़त्म हो गया। ठीक है, रीजन ऑफ द कोल्ड वॉर देखिए, तो रीजन ऑफ द कोल्ड वॉर में आएगा कि अमेरिका और जो सोवियत यूनियन थे वो कम्पीट कर रहे थे अगेंस्ट ईच अदर इन द रेस टू बिकम सुपर पावर कॉल्ड द कोल्ड वॉर। देखिए, ये जो दोनों के दोनों मतलब महारत थे, यानी कि एक तरफ अमेरिका हो गया और एक तरफ सोवियत संघ हो गया, ये दोनों चाहते थे कि ये दोनों के दोनों एक दूसरे को हरा करके आगे बढ़े और क्या बन जाए, एक सुपर पावर बन जाए। और इन्हीं की जो रेस थी वो क्या कहलाई, आपकी कोल्ड वॉर कहलाई थी। और इसके बाद है कि इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ एनी नेशन टू सफ़र द डिस्ट्रक्शन कॉज बाय द एटॉमिक बॉम्ब। इसके अलावा बहुत ऐसा भी देखा जा रहा था कि दोनों देशों के बीच में युद्ध हो जाएगा, लेकिन युद्ध नहीं हो रहा था। जैसे कि मान लीजिए इसमें क्या था कि अमेरिका अगर मान लीजिए 4 हथियार बनाता तो सोवियत संघ 5 बनाता, मत सॉरी 8 बनाता, ये 16 बनाता, फिर ये 32 बनाता। और इस तरीके से क्या था, आपस में एक दूसरे से भिड़ चुके थे और एक दूसरे से आगे निकल लेके किसी भी हद पे जा रहे थे, लेकिन युद्ध नहीं कर रहे थे आपस में, क्योंकि इनको पता था कि अगर हम युद्ध कर लेंगे तो लोगों का ही घाटा है, हमारा ही घाटा है। और कि बहुत बड़ी सुपर पावर्स, इनके पास बहुत बड़े बड़े हथियार भी थे, लेकिन इनके बीच युद्ध हुआ नहीं। लेकिन फिर भी जो कोल्ड वॉर का रीज़न था बस यही बताया जाता है कि दोनों के दोनों जो महाशक्तियाँ थी अपने आप को सुपर पावर्स बनाना चाहती थी, यानी कि दोनों चाहते थे कि मेरा नाम ऊपर है। लेकिन रियल में क्या हुआ, लास्ट में देखने को ये मिलता है कि जो अमेरिका है उसका नाम फेमस हो गया। जैसे कि अभी के समय में अगर पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश कौन सा है, तो आप उसको क्या बताते हो, अमेरिका बताते हो। तो यही कहानी थी आपकी उस समय जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में ये चीज़ें हुई थी। ठीक है, और ये देखी जाती है रिवाइवरी दोनों देशों के बीच में, किसके किसके बीच में, अमेरिका के बीच में और सोवियत संघ के बीच में। चलिए
आगे देखते हैं कि कोल्ड वॉर जो था आपका एक तरीके से आइडियोलॉजिकल बैटल था। आइडियोलॉजिकल बैटल का मतलब दोनों देशों की जो अपनी अपनी विचारधाराएं थी उनका भी एक तरीके से हम बैटल हम कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए द बैटल ऑफ आइडियोलॉजी बिटवीन द यूएस एंड द सोवियत यूनियन इम्प्लाइज द विच इज़ द बेस्ट प्रिंसिपल टू सेव द इकोनॉमिक सोशल लाइफ इन द वर्ल्ड। यानी कि इनका जो युद्ध था वो इसलिए भी था कि दोनों देश आपस में ये कह रहे थे कि देखिए दोनों की विचारधाराएं अलग थी, तो दोनों इस बात पे लड़ रहे थे कि आखिर हम दोनों में से किसकी विचारधारा अलग है जो कि एक देश को बढ़िया से इकोनॉमिक ग्रोथ दे सकती है और सोशल लाइफ एकदम बढ़िया दे सकती है। तो अमेरिका बिलीव दैट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इज़ बेटर फॉर द वर्ल्ड, वेयर सोवियत यूनियन बिलीव दैट सोशलिस्ट कम्युनिस्ट इकोनॉमी इज़ बेटर। यानी कि अमेरिका क्या कहता है कि उसके हिसाब से जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो ज़्यादा बढ़िया है, यानी कि इससे किसी भी देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन वही जो आपका सोवियत यूनियन था उसका बिलीव ये था कि जो सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट इकोनॉमी है वो कैपिटलिस्ट से ज़्यादा बेटर है। देखिए कैपिटलिज्म और सोशलिज्म दोनों अलग अलग होते हैं। कैपिटलिज्म का मतलब होता है कि इसमें जो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होता है वो बहुत कम होता है, यानी कि हस्तक्षेप जो होता है किसका, सरकार का, वो कम होता है। यहाँ पर बिजनेस ज़्यादा देखा जाता है और प्राइवेट सिस्टम होता है किसमें, कैपिटलिज्म में। तो ये वाली जो आइडियोलॉजी थी इकोनॉमी की वो थी आपके पास अमेरिका के पास। और वही सोशलिज्म में क्या है कि देखिए द होल सिस्टम इज़ इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कि सब कुछ यहाँ पर किसके हाथों में है, गवर्नमेंट के हाथ में है। और प्राइवेट सिस्टम इज़ अपोज, यानी कि यहाँ पर प्राइवेट सिस्टम नहीं होता है। ठीक है, तो यही दो तरीके की विचारधारा है, एक तो है कैपिटलिज्म और एक आपका सोशलिज्म। कैपिटलिज्म अमेरिका की इकोनॉमी थी और सोशलिज्म किसकी थी, सोवियत यूनियन की थी। जैसे कि मान लीजिए आपके देश में बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, तो उस तरीके से योजनाएं जो होती हैं वो होती है आपकी सोशलिज्म की। ठीक है, यहाँ पे मतलब लोग मतलब सरकार की तरफ से अच्छी अच्छी योजनाएं, निःशुल्क शिक्षा और स्वास्थ्य है, तो ये सब सोशलिज्म में देखने को मिलता है। लेकिन वही मान लीजिए कैपिटलिज्म जो कंट्री होती है वहाँ पे हर चीज़ के आपको पे करने पड़ते हैं पैसे। ठीक है, और यहाँ पर गवर्नमेंट का जो इंटरवेंशन होता है वो कम होता है। यहाँ पर क्या होता है, पूरी की पूरी चीज़ जो मतलब होल सिस्टम जो होता है वो किसके हाथों में होता है, वो गवर्नमेंट के अंडर में ही होता है। और यहाँ पे प्राइवेट सिस्टम नहीं होता। तो ये दो तरीके की आइडियोलॉजी थी। तो इन दोनों की भी लड़ाई थी आपस में कि आखिर किसकी आइडियोलॉजी जो है वो किसी देश के शेप को मतलब शेप बनाने के लिए बढ़िया रहेगी। ठीक है, तो अमेरिका की कौन सी थी, कैपिटलिज्म, और सोवियत यूनियन कौन सी थी, सोशलिज्म। चलिए यहाँ पे कुछ है की नोट्स हैं, जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करी जाती है तो 1940 से लेकर के आप 1918 तक से बताते हैं। और वर्ल्ड वॉर सेकंड जो आपका लड़ा गया था वो 1939 से लेकर के 1945 तक का लड़ा गया था। देखिए जब आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसको द ग्रेट वॉर भी कहा जाता था, क्योंकि ये वाला जो ग्रेट वॉर था आपका वो ग्रेट वॉर इसलिए कहा गया था क्योंकि ऐसा युद्ध आज तक कभी देखा ही नहीं गया था, और इसलिए इसका नाम फर्स्ट वर्ल्ड वॉर नहीं था, सिर्फ ग्रेट वॉर था। ठीक है, बाद में क्या हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो इसीलिए इसका नाम चेंज करके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया और इसका हो गया वर्ल्ड वॉर सेकेंड। चलिए वर्ल्ड वॉर सेकेंड के फैक्शंस देखते हैं क्या है। देखिए जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड था वो दो मतलब पावर्स के बीच में था, एक तो अलाइज था और एक आपका एक्सिस था। तो अलाइज जो है इसमें कि अलाइज इज़ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द सोवियत यूनियन, फ्रांस, ब्रिटेन एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कंकर्ड दिस थ्री नेशन जॉइंट नॉन एज द अलाइज। ठीक है, तो इसमें तीन है, कौन कौन से, सोवियत यूनियन है, फ्रांस है, ब्रिटेन है और यूनाइटेड स्टेट है। सॉरी कितने हो गए, चार हो गए, सॉरी कौन कौन से, सोवियत यूनियन, फ्रांस, ब्रिटेन, यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका, ये चारों के चारों एक ही तरफ थे, इनको अलाइज पावर कहा गया था। और एक तरफ थे आपके एक्सिस पावर जिसमें थे आपके जर्मनी, इटली और जापान। यानी कि जो आपका द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उसमें दो ग्रुप बनाए गए थे, एक तो बनाए थे अलाइज पावर का और एक बना था आपका एक्सिस पावर का। ठीक है, यानी कि धुरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। ठीक है, तो मित्र राष्ट्र यानी कि अलाइज कहते हैं, उसमें चार देश थे, सोवियत, फ्रांस, ब्रिटेन और यूनाइटेड स्टेट्स। और वही अगर आप एक्सिस की बात करते हैं धुरी की, तो उसमें थे आपके जर्मनी, इटली, जापान। इनके बीच में ही युद्ध लड़ा गया था। अब देखिए यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि जो आपका अमेरिका है और जो सोवियत यूनियन है वो साथ में है। ठीक है, और एक तरफ जर्मनी, इटली, जापान है। तो लास्ट में क्या किया था अमेरिका ने, जापान के ऊपर दो बम गिरा दिए थे और उसकी वजह से क्या हो गया था, जो अमेरिका था वो बहुत ज़्यादा फेमस हो गया। और यही बात सोवियत यूनियन को बुरी लगी थी कि मैं भी इसी ग्रुप में हूँ लेकिन मेरा नाम फेमस नहीं हुआ। या फिर एक तरीके से मान लीजिए वो कह रहा है कि अमेरिका की ही वाह वाह क्यों होगी, मेरी क्यों नहीं, क्योंकि मैं भी तो सुपर पावर हूँ। और यहीं से शुरुआत होती है किसकी, कोल्ड वॉर की। ठीक है, तो ये था आपका वर्ल्ड वॉर सेकेंड का सेक्शन। आगे चलते हैं, एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। देखिए यहाँ पे लिखा है कि द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर इन अगस्त 1945, यानी कि अगस्त 1945 में आपका जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड था वो खत्म हुआ था। द यूएस ड्रॉप एटॉमिक बॉम्ब्स ऑन 2 जापानीज सिटी। देखिए लिखा है ना यहाँ पे, तो वो दो जो शहर थे वो थे आपके हिरोशिमा और नागासाकी थे, इसी के ऊपर अमेरिका ने बम गिरा दिए थे। और जापान हैड टू नील आफ्टर दिस द सेकेंड वर्ल्ड वॉर केम टू
एंड ठीक है। तो यहीं पर हुआ था एक तरीके से। वैसे तो जापान जो था वो घुटने टेकना मतलब पहले ही टेक रहा था, लेकिन फिर भी अमेरिका ने उसके ऊपर बम गिरा दिया, मतलब जानबूझ के गिरा दिया एक तरीके से। और वो जो बम थे वो दोनों उनके कोड नाम थे, एक तो लिटिल बॉय था और एक आपका फैट मैन था। और जो थिकनेस बताई गई थी बम की वो 15 to 21 kg बताई गई थी। चलिए, अब देखिए यहाँ पर क्या था कि जो आपका जो न्यूक्लियर बॉम्ब होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब असरकारक होता है। जैसे कि अगर मान लीजिए जापान में जब गिराया गया था इसको, तो उसका जो मतलब प्रभाव है अभी भी देखने को मिलता है। वहाँ पर घास देखने को नहीं मिलती, वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो एक तरीके से हैंडीकैप्ड पैदा होते हैं। तो इसलिए क्या हुआ था कि जब इसने बम गिराया था अमेरिका ने उसके ऊपर, तो बहुत ही ज़्यादा इसको क्रिटिसाइज़ किया गया था। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिख रखा मैंने, क्रिटिसिज्म ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका न्यू दैट द जापान वाज अबाउट टू सरेंडर इन सच अ सिचुएशन देयर वाज नो नीड टू ड्रॉप बॉम्ब। देखिए यहाँ लिखा है ना, मान चुका है, वो कह रहा है कि मैं हार मान रहा हूँ, तो आप उसे क्यों मारेंगे। तो यही चीज़ हुई थी आपके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो इसीलिए इसका क्रिटिसिज्म किया गया था अमेरिका का कि जब जापान घुटने टेकने ही वाला था तो उसके ऊपर बम गिराने की क्या ज़रूरत थी। तो इसमें अमेरिका ने कहा कि अमेरिका सपोर्टर्स आर्ग्यू दैट इट वाज नेसेसरी टू ड्रॉप द एटॉमिक बम टू एंड द वॉर एज सुन एज पॉसिबल एंड टू प्रिवेंट फर्दर लॉस ऑफ लाइफ ऑफ अमेरिका एंड फेलो नेशन। तो इसका कहना अलग था कि हमें वॉर को जल्द से जल्द ख़त्म भी करना था, इसीलिए हमने उसको गिरा दिया। बाकी बात करते हैं पर्पस बिहाइंड द अटैक। तो ही यूज ऑल्सो वांटेड टू शो इन फ्रंट ऑफ द सोवियत यूनियन दैट अमेरिका इज बिगेस्ट फोर्स। देखिए यहाँ पे आ गया ना, यानी कि अमेरिका क्या कहता था, अमेरिका भले ही एक ही ग्रुप में था अमेरिका और सोवियत संघ, लेकिन ये चाहता क्या था, ये शो करना चाहता सोवियत यूनियन को कि अमेरिका ही क्या है आपका बिगेस्ट फोर्स है। ठीक है, और यही कहानी है या फिर यही एक जड़ बताया जाता है कोल्ड वॉर का। या फिर अमेरिका ने ऐसा दिखाया तो सोवियत वन पीछे क्यों रहे, और इनके बीच की जो हम रिवाइलरी देखते हैं या फिर जो युद्ध देखते हैं छोटा मोटा, वो क्या है आपका कोल्ड वॉर है। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं क्यूबा मिसाइल क्राइसिस पे। तो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस जो है आपका बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे इस चैप्टर का, क्योंकि ये 4 नंबर में पूछा जाता है। इसमें कहानी मैं आपको इस मैप के ज़रिए समझाऊंगा। देखिए यहाँ पर क्या है, ये आपको अगर देख सकते हैं तो ये आपका क्यूबा है। ठीक है, क्या है आपका क्यूबा, और ये जो वाइट वाला है वो आपका यूनाइटेड स्टेट्स है। और ठीक इस तरफ अगर आप जाते हैं, थोड़ा सा इस तरफ जाएंगे तो उधर आपका पड़ेगा कौन सा, सोवियत यूनियन। अब आइए कहानी पे। तो देखिए क्या आपका कि क्यूबा जो है आपका स्मॉल आइलैंड है, फिर कंट्री है ऑफ द कॉस्ट ऑफ अमेरिका, यानी कि अमेरिका के कॉस्ट पे ही मतलब एक तरीके से थोड़ी सी दूरी पे है। और इट इज़ क्लोज द यूनाइटेड स्टेट्स बट क्यूबा वाज एसोसिएट विद द सोवियत यूनियन एंड द सोवियत यूनियन प्रोविंस फाइनेंशियल सपोर्ट टू इट। इसके अलावा क्या था कि जो सोवियत यूनियन था उसने एक तरीके से इसको सपोर्ट कर रखा था किसको, क्यूबा को। तो यहाँ के जो लीडर थे किसके, सोवियत यूनियन के, निकिता क्रुश्चेव, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम क्यूबा को अपना एक मिलिट्री बेस कन्वर्ट कर दें, जिससे क्या होगा कि हम आसानी से किसके ऊपर हमला कर सकते हैं, अमेरिका के ऊपर हमला कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, क्यूबा पे अपना एक मिलिट्री बेस बनाया। जैसे कि यहाँ पर अगर देखते हैं तो अगर मान लीजिए कि इधर बहुत दूर है एक तरीके से सोवियत संघ, तो यहाँ से आसान होगा हमला करना किसके ऊपर, ट्रूप्स वगैरह लगा दिए थे। तो लगाने के कुछ समय बाद यानी कि 3 हफ्तों बाद क्या पता अमेरिका के राष्ट्रपति को पता चल गया था, जो उस समय जॉन एफ कैनेडी थे। और उन्होंने क्या किया, जैसे ही मतलब उनको पता चलता है तो वो थोड़ा आगे आते हैं और यहाँ पर सोवियत संघ को समझाते हैं। फिर उनके जहाज़ों को रोक दिया जाता है कि आप अपने जो भी जहाज़ है वापस ले जाइए, और क्यूबा से जो भी आपने हथियार लगाए हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब लगाए हैं, उसको वापस खींच लीजिए। तो ये एक ऐसी स्थिति थी जब दोनों के दोनों देश जो थे आपस में आमने सामने आ गए थे। और लोगों को ऐसा लग रहा था कि युद्ध अब हो ही जाएगा, कि दोनों देश आमने सामने, आपको खुद ही बताइए, आपको पता चल चुका है कि आपके दुश्मन ने आपके लिए बम वगैरह लगा दिए हैं, तो आप युद्ध तो करेंगे ना। लेकिन यहाँ पर भी क्या हुआ, सोवियत संघ ने जितने भी मतलब परमाणु बम थे या फिर जो बॉम्ब्स थे जो क्यूबा पे लगाए थे अमेरिका पे हमला करने के लिए, उनको वापस बुला लिया या फिर उनको हटा लिया। और यहाँ पर लोगों ने चैन की सांस ली, और इसी को हम क्या कहते हैं, क्यूबा मिसाइल क्राइसिस कहते हैं। देखिए जो है आपका क्यूबा मिसाइल क्राइसिस, ये जरूर आता है एग्जाम में देखने को मिलने को, और ये 4 नंबर का ही आता है आपका। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। और फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो आपकी जो मतलब ये जो चैप्टर है आपका 2 पार्ट्स में बनाऊंगा मैं, तो ये पहला पार्ट था। और सेकंड पार्ट के लिए आपको थोड़ा सा कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी, उसके बाद चलते हैं या फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए।